हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ, देन हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। देखो, त्रिभुज के बारे में तो आप जानते ही हो कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हो तो उसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम त्रिभुज की बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज की सर्वांग समता और उसके जो और नियम होते हैं ना, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज भूमिका। पिछली कक्षाओं में त्रिभुज और उनके विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति, ये देखो 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं मीन्स कट कर रही है आपस में, ये देखो कट हो रही है ना। ये अगर इनको आगे और बढ़ाऊं तो वो 3 प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसीलिए वो त्रिभुज का निर्माण करती है। और एक त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। त्रि का अर्थ है 3, ऑब्वियसली 3 का हम हिंदी में अर्थ देखते हैं ना, त्रि का 3 और भुज यानी भुजाएं। तो एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, अब देखो 3 भुजाएं का है, 3 तो भुजाएं, 3 कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 3 शीर्ष ए बी और सी होते हैं, है ना। इस आकृति में देखो ए बी सी में ये इसको, और जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ट्राइंगल, ऐसे छोटा ट्राइंगल। तो इसको हम लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ये देखो ट्राइंगल ए बी और सी ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसकी 3 भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो ए बी, बी सी और सी है। ए बी, बी सी और सी, ये 3 भुजाएं। और एंगल कौन कौन से हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी। और शीर्ष ए बी और सी है ना, इसके 3 शीर्ष। तो इसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, किसमें, त्रिभुज में। ये आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट ये आपका रिवीजन हो रहा है। तो अध्याय 6 में आप त्रिभुजों के कुछ गुणों का भी अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में आप त्रिभुजों की सर्वांग समता, जिसको हम कॉन्ग्रेंस बोलते हैं, सर्वांग समता के नियमों और त्रिभुज के कुछ अन्य गुणों और त्रिभुजों में असमीकाओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखो, सर्वांग समता के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, 6th, 7th, 8th में भी आपके सर्वांग समता के चैप्टर थे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो था। और अब हम और एक स्टेप ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो पिछली कक्षाओं में आप इन गुणों में से अधिकतर गुणों की सत्यता की जांच क्रियाकलापों द्वारा कर चुके हैं, और यहाँ हम इनमें से कुछ गुणों को सिद्ध भी करेंगे इस चैप्टर में। तो अब पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखो, पहले तो त्रिभुज का मतलब आपको समझ में आ गया। त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसके 3 भुजाएं हो, त्रिभुज। और सर्वांग समता, देखो सर्वांग समता का मतलब ये होता है एग्जैक्ट 2 चीजें एक जैसी। मतलब जैसे अगर कोई राउंड शेप है, एक कोई चूड़ी है, तो सेम उसी शेप की चूड़ी, देखो जैसे ये कोई राउंड शेप में चूड़ी है तो सेम उसी शेप की, बिल्कुल एज इट इज। ऐसे नहीं कि आप एक ही है तो इतनी बड़ी बना रहे हो, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे कभी आप 1 रुपए का कॉइन देखा है जो एक ही सेम ईयर का हो, ऐसे नहीं कि आप एक पुराना वाला देख रहे हो और एक नया वाला, वो नहीं, बिल्कुल सेम ईयर का। जैसे 5 रुपए का सिक्का है जो, तो बिल्कुल सेम एक जैसे होते हैं ना, बिल्कुल साइज में और बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे। तो जैसे एटीएम कार्ड, आपने एटीएम कार्ड देखे ना, तो उनकी साइज देखना आप, सब कार्ड की साइज एक जैसी होती है, तो वो भी सर्वांग सम है। क्योंकि अगर साइज सेम नहीं होगी तो हम एक कार्ड दूसरी मशीन में नहीं डाल सकते, एक बैंक का, तो इसलिए वो भी एग्जैक्ट सर्वांग सम होने चाहिए। जैसे आपकी बुक्स है, तो जो 9th क्लास की बुक है वो एग्जैक्ट सब बच्चों के लिए सेम होगी। जो आपकी टेक्स्ट बुक है मैथ्स की, तो वो भी एक तरह से सर्वांग सम है। इसका मतलब कि बिल्कुल 2 चीजें एग्जैक्ट सेम हो, कि अगर मैं उनको बिल्कुल ओवरलैप कर दूं एक दूसरे के ऊपर, तो आपको नजर नहीं आए कि पहली वाली कौन सी थी और दूसरी वाली कौन सी थी। तो इसी को मैं सर्वांग समता बोलूंगी। क्लियर? अब थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा है कि सर्वांग समता किसको कहते हैं, और आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब देखो, त्रिभुजों की सर्वांग समता। आपने यह अवश्य ही देखा होगा कि
आपकी फोटो की एक ही साइज की दो प्रतियां सर्वसम आइडेंटिकल होती है। देखो आप जैसे कभी फोटो खिंचा के आते हो पासपोर्ट साइज के, तो जो फोटोग्राफर आपको फोटो देता है वो एग्जैक्ट, आप जैसे सबको एक साथ रखो दोनों को, तो बिल्कुल आपको ऐसे फर्क नहीं आएगा कि कोई फोटो अलग है, बिल्कुल एक रिम में आ जाते हैं। जैसे आपने A4 साइज पेपर देखे होंगे रिम के, तो बिल्कुल उनमें एक पेज ही बाहर निकला नहीं होता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं जैसे बिल्कुल, तो वो भी सर्वांग सम है। तो ये सर्वांग समता के एग्जाम्पल्स है। इस प्रकार एक ही माप की दो चूड़ियां, जैसे मम्मी की चूड़ी पहनती है ना, तो अगर दो चूड़ियां एक ही नाप की है, राउंड शेप की, तो वो सर्वांग सम है। एक ही बैंक द्वारा जारी किए गए ATM, एक ही बैंक द्वारा जारी किए गए ATM भी सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल जैसे एग्जैक्ट बिल्कुल शेप हो, तो ATM। हाँ, और एक ही वर्ष में ढले हुए दो 1 रुपए के सिक्के। हाँ देखो, जैसे पहले थोड़ा सिक्का बड़ा आता था और आजकल 1 रुपए का सिक्का छोटा आता है, तो आपको एक ही वर्ष लेना है। ऐसे नहीं कि आप एक सिक्का जो बहुत पहले का ले रहे हो, जो पहले बड़ी वाली शेप में आता था, और एक अभी का ले रहे हो, नहीं, जो एक ही वर्ष में होने चाहिए, जिन पे प्रिंटेड है ना उस पे वर्ष भी लिखा होता है, तो वो आप देख सकते हो। तो वे एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं, तो उसे ही हम सर्वांग सम कहते हैं। क्या आपको याद है कि ऐसी आकृतियों को कैसी आकृतियां कहते हैं? निसंदेह सर्वांग सम कॉन्ग्रेंट फिगर्स, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहते हैं। सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर। देखो सर्वांग सम का शाब्दिक अर्थ देखो कि सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हो। समान आकार, जैसे आपने कोई त्रिभुज बनाया, तो ये एक कोई त्रिभुज है और ये दूसरा कोई त्रिभुज है, तो इसके समान आकार, ये सर्वांग सम है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब इसकी आकार शेप भी बराबर हो, बिल्कुल दिखने में एग्जैक्ट सेम हो दोनों, तो वो मेरा सर्वांग सम कहलाता है। अब आपको क्लियर हो रहा है ना सर्वांग सम का मीनिंग? चले आगे। यस, अब एक ही त्रिज्या के दो वृत्त खींचिए और एक दूसरे पर रखिए। देखो त्रिज्या अगर समान होगी तो वृत्त की परिधि और जो वृत्त का एरिया होगा वो भी समान होगा, बिल्कुल बिल्कुल बराबर राउंड शेप में आएंगे वो, ऐसे बिल्कुल सेम एक जैसे, तो वो भी मेरे सर्वांग सम होंगे। हाँ, तो ये एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं। यस, तो इसे हम सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम मतलब आप दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दो और आपको नजर ही नहीं आए कि उसमें पहली कौन सी और दूसरी कौन सी, तो वो सर्वांग सम कहलाता है। अब इस क्रियाकलाप को एक दो भुजाओं, ये माप की भुजाओं वाले दो वर्गों को खींचकर फिर एक वर्ग को दूसरे पर रखकर देखिए। जैसे ये कोई वर्ग है एग्जैक्ट सेम, एक वर्ग को मैंने दूसरे वर्ग पे रखा और इनका देखा तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ना, तो ये आपस में सर्वांग सम है। वर्ग सर्वांग सम है। समबाहु त्रिभुज भी सर्वांग सम है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो वो भी आपस में सर्वांग सम होंगे। जैसे दो त्रिभुज है, ये समबाहु है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये आपस में सर्वांग सम है। अब आप सोच सकते हैं कि हम सर्वांग समता का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। आपने अपने रेफ्रिजरेटर में बर्फ की ट्रे, आइस ट्रे होती है ना फ्रिज में, वो देखी होगी। ध्यान दीजिए कि बर्फ जमाने के लिए बने सभी खांचे सर्वांग सम है। एग्जैक्ट एक जैसे होते हैं ना, जैसे जो एक जैसे हैं, ऐसे नहीं होती क्योंकि ट्रे में अलग शेप भी होती है, जैसे आधे अलग होते हैं आधे अलग, लेकिन जो एक जैसे हैं वो सारे एक जैसे होंगे। देखना, ये सभी आयताकार या वृत्ताकार या सभी त्रिभुजाकार हो सकते हैं। जब भी सर्वांग सम वस्तुएं बनानी होती है तो सांचे बनाने के लिए सर्वांग समता की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिल्कुल एक जैसे, जैसे बिस्किट्स आपने देखे, जो आप बिस्किट खाते हो पार्ले जी, एक ही पैकेट के, ऐसे नहीं कि आप अलग पैकेट वाला पार्ले जी ले रहे हो, वो नहीं, सेम पैकेट के, तो उसमें सारे बिस्किट देखना बिल्कुल एक जैसे होते हैं ना। कोई ऐसा कभी देखा आपने एक बिस्किट थोड़ा बड़ा हो गया एक छोटा हो गया? नहीं, तो वो बिस्किट भी सर्वांग सम है। जैसे आपने ब्लेड देखी होगी घर पे, शेविंग ब्लेड, तो उसमें बिल्कुल जो साइज देखिए अपने ब्लेड की, बिल्कुल सारी एक जैसी होती है ना। अगर आप उनको एक साथ रखोगे तो बिल्कुल लगेगा कि एग्जैक्ट एक जैसे है ना। तो अब समझ में आ रहा है सर्वांग समता किसको कहते हैं। और पेन की रिफिल, अब जैसे अपन बॉल पेन यूज करते हैं, तो जब एक रिफिल खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, आजकल तो यूज एंड थ्रो वाले भी आते हैं, लेकिन हाँ वो वाले जिसमें हम रिफिल डाल सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की पेन। तो अगर आप सेम रिफिल नहीं डालोगे तो ऊपर नीचे होंगे और वो एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सेम रिफिल डाली है तो पुरानी वाली रिफिल और नई वाली रिफिल बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी है कि नहीं है, तो वो क्या है? सर्वांग सम। अब समझ में आ रहा है सर्वांग समता के एग्जाम्पल। यस,
कभी कभी आपको रिफिल बदलने में भी कठिनाई हो सकती है यदि नई रिफिल आपके पेन की साइज का न हो। ठीक है, स्पष्टतः रिफिल तभी पेन में लग पाएगा जब पुरानी रिफिल और नई रिफिल सर्वांगसम होंगे। देखो यही बोल रहा है। आप दैनिक जीवन की स्थितियों में ऐसे अनेक उदाहरण ज्ञात कर सकते हैं जहां वस्तुओं की सर्वांगसमता का उपयोग किया जाता है। क्या आप सर्वांगसम आकृतियों के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं क्या? बताओ, आप बताओ कुछ और एग्जाम्पल जो सर्वांगसम हो। जैसे मैंने अभी बताया, बिस्किट के सारे बिस्किट, ब्लेड की जो अंदर हर ब्लेड्स अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी होती है जो पैकेट की। और कोई भी दूसरे एग्जाम्पल, जैसे कोई स्क्वायर है या चूड़ी है तो वो एकदम एक जैसी। A4 साइज के रिम के पेपर होते हैं ना वाइट कलर के, वो भी सारे एक जैसे, वो सर्वांगसम है। तो आप कोई से भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अब ये कोई आकृति 7.3 का 1 है, वर्ग के सर्वांगसम है कि नहीं? आकृति सेकंड और आकृति थर्ड में दिए गए वर्ग स्पष्टतः आकृति फर्स्ट के वर्ग के सर्वांगसम नहीं है, परंतु फोर्थ में दिया हुआ वर्ग फर्स्ट में दिए हुए वर्ग के सर्वांगसम है। अब देखो एक बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों को ध्यान से देखो। अब आपको क्या दिख रहा है? ये मेरा कुछ इस साइज का है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये इससे और बड़ा है, और ये कुछ फर्स्ट वाले के बराबर लग रहा है, इस वाले के, दिख रहा है ना? तो मैं ये कह सकती हूं कि कौन कौन सर्वांगसम है, कौन कौन एग्जैक्ट आपको एक जैसे दिख रहे हैं? फर्स्ट और फोर्थ। देखो सर्वांगसमता का मतलब ये नहीं होता कि ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है तो ये सर्वांगसम होंगे। नो, सर्वांगसम मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। ऐसे नहीं कि आप एक छोटा वर्ग बना रहे हो और एक बड़ा वर्ग बना रहे हो तो वो सर्वांगसम होंगे। नो, वो सर्वांगसम नहीं। उनकी साइज एंड शेप बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। मतलब आप एक को दूसरे पे रख दो ना तो आपको नहीं नजर आना चाहिए कि पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था। इसका मतलब ये होता है। तो अब फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों एग्जैक्ट दिख रहे हैं ना बराबर, तो सर्वांगसम कौन हो गए? फर्स्ट वाली इमेज और फोर्थ वाली इमेज। सेकंड और थर्ड सर्वांगसम नहीं है। आगे चले, ये तो थी वर्ग की सर्वांगसमता, लेकिन अब हम इस चैप्टर में त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ इमेज दे रखी है। आप पहले से जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे कोण कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोण के बराबर हो। देखो त्रिभुजों में सर्वांगसमता आप कैसे प्रूव कर सकते हो? जब उस त्रिभुज, पहले त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के बराबर हो और पहले त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो, तभी वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। अब देखो एग्जाम्पल देखो, ये कोई फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, ये कुछ 5 इमेज दे रखी है। देखो अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब फर्स्ट इमेज देखो आप, इसमें एक है 4.5, ये 4, ये 5, ये कोई मेरा ABC त्रिभुज है। सेकंड ये है R, Q और P, ये है D, E और F। ये अब देखो ये तो त्रिभुज देखने में तो आपको सारे सेम लग रहे हैं, लेकिन इनकी भुजाओं के नाप देखो, ये है 4.5, ये 4 और ये 5। क्लियर? सेकंड वाले में चलते हैं। 4.5, 4, 4.5 और 5। देखो तीनों भुजाओं के नाप भी देखते जाना है आपको। हल्का सा भी चेंज हुआ, पॉइंट का भी डिफरेंस हुआ तो वो सर्वांगसम नहीं होंगे। देखो अभी ये दोनों तो लग रहे हैं। आगे चले, सेकंड ये 4, 4.5 और 5 अभी भी लग रहे हैं। आगे 4.5, 5 और 4 ये भी लग रहे हैं। अब देखो ये 5, 5 और 5 हो गया ना चेंज। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQ RPQ के और DEF के और MNR के, लेकिन STQ के नहीं हैं, क्योंकि इसकी भुजा का नाप देखो 5, 5, 5। नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि एग्जैक्ट सेम आना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा त्रिभुजों के केस में कि वो दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज की भुजाओं और कोण दूसरे त्रिभुज की भुजाओं, संगत भुजाओं और कोण के बराबर हो, तभी। तो अब इसमें भुजाएं बराबर नहीं हैं, अभी कोणों की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन सिर्फ भुजाएं ही बराबर नहीं है तो आगे कोण भी सर्वांगसम नहीं होंगे। तो इस वाली इमेज में जो 5वीं
फिफ्थ है ना, ये सर्वांग सम नहीं है। तो इसमें देख लो, तो सेकंड और आकृति फिफ्थ तक के प्रत्येक त्रिभुज को काट कर उसके पलटकर ए बी सी पर रखने का प्रयत्न कीजिए। मतलब जैसे आपको ये सारी शेप दे रखी, आप खुद घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। कॉपी पे ए बी सी कोई ट्रायंगल बनाया आपने, ये और सेकंड जो थर्ड सारे ट्रायंगल आप कॉपी पे बनाओ एक बार, देन उसको बस उसको कट करो और उसको दूसरे ट्रायंगल फर्स्ट वाले ट्रायंगल पर रखने की कोशिश करो। तो अगर आप बिल्कुल देखोगे कि ए बी सी वो पूर्णतः ढक जा रहा है, जैसे आपको ऐसे नहीं कि साइड से दिख रहा है या वो, तो वो सर्वांग सम नहीं है। अगर एग्जैक्ट बिल्कुल उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है ना, तो वो सर्वांग सम है। तो आप ऐसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हो घर पे। तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ त्रिभुज ए बी सी के सर्वांग सम है, और लास्ट वाला फिफ्थ टी एस यू ए बी सी के सर्वांग सम नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैंने रीजन बताया, क्योंकि इसकी भुजा का मान अलग अलग है। जैसे वो एक था 4.5, 4 और 5, बट फिफ्थ वाले केस में क्या था, तीनों 5, 5, 5 थे। तो यानी वो भुजाओं के मान समान नहीं है, इसलिए वो सर्वांग सम नहीं है। अब देखो सर्वांग सम को लिखने का तरीका क्या है। अगर मुझे लिखना है कि त्रिभुज पी क्यू आर ए बी सी के सर्वांग सम है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगी। पहले तो त्रिभुज का साइन पी क्यू आर, सर्वांग सम देखो दो इक्वल टू बनाने और ऊपर ऐसा वाला साइन है, और उसके बाद में त्रिभुज ए बी सी, ये टर्म आप हर जगह यूज करने वाले हो। ये सर्वांग सम का साइन होता है, दो इक्वल टू एंड देन ऐसे वेव का साइन, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। और ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। कभी भी आप जब मेंशन करोगे ना कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के, तो हमेशा आप ये साइन बनाओगे। मतलब सर्वांग समता को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। जैसे हम त्रिभुज के बारे हम बोलते हैं त्रिभुज, तो आप त्रिभुज के लिए ऐसे लिखते हो। जब हम बोलते रेखा, तो आप रेखा के लिए सिंपल लाइन खींचते हो ऐसे। आप बोलते हो कोण, तो कोण के लिए आप एक छोटा सा कोण ऐसे लिखते हो। तो वैसे ही सर्वांग समता के लिए आप ऐसा साइन बनाओगे। ये आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है। तो अब पी क्यू आर सर्वांग सम है ए बी सी के। अब पी क्यू आर की भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं पर पड़ेगी और ऐसे कोण के लिए भी होगा। जैसे अगर मैं अगर मैंने ए बी सी के ऊपर एग्जैक्ट पी क्यू आर को रखा, तो उसकी हर भुजा उसकी संगत भुजा के बराबर होगी। जैसे ये कोई ए बी और सी है, ये पी, ये क्यू और ये आर है, तो जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर होगी, और ए सी है वो पी आर के बराबर होगी, और बी सी है वो क्यू आर के बराबर होगी। ऐसे उसकी संगत भुजा के बराबर होगी, तभी वो सर्वांग सम होगा। और कोणों में भी सर्वांग समता चेक कर सकते हैं। जैसे कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण आर कोण सी के बराबर होगा। ऐसे उनके संगत त्रिभुज भी हम देखेंगे, सॉरी कोण भी हम देखेंगे कि उसके संगत कोण कौन कौन से, तभी वो सर्वांग सम होगा। तो जैसे अर्थात भुजा पी क्यू ए बी को ढकती है, यस। भुजा क्यू आर बी सी को ढकती है, आर पी सी को ढकती है। मतलब उसकी जो संगत भुजा है, जो इस साइड वाली है, तो उस त्रिभुज में भी सेम उस साइड वाली जो भुजा, वो संगत भुजा होती है। आप उसका वो रोटेशन भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि आप ए बी है तो उसको बी ए लिख दो, नहीं, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम ये चीज देखेंगे। अब कोण पी ए को ढक रहा है, क्यू बी को ढक रहा है, और सी आर को ढक रहा है, ये कोण। तो साथ ही दोनों त्रिभुजों के शीर्षों में एक एक संगतता है। अर्थात P शीर्ष A के संगत है, Q B के संगत है, और R C के संगत है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि P A के संगत है, ऐसे Q B के संगत है और R C के संगत है। ध्यान दीजिए, इस संगतता के अंतर्गत त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के, परंतु इसे देखो क्यू आर पी, देखो आ गया ना जो मैं बोल रही थी। देखो आपने पहले लिखा है, लिखने का फर्क है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। आपने लिखा है पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। जो पहला है वो पहले के साथ ही मैच होना चाहिए। P की बात करें तो वो A के साथ मैच होगा, यानी जो P है वो किसके संगत है, A के, Q है वो B के, और R है वो C के।
अब आपने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया QRP, सर्वांग सम है ABC के, तो ये मेरा हो गया गलत, क्योंकि जब P A के संगत था और आपने उसका रोटेशन चेंज कर दिया, QRP कर दिया, तो ये सर्वांग सम कहना गलत है। आपको एग्जैक्ट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उसका एग्जैक्ट जो उसके ऊपर मैच हो रहा है ना शीर्ष, वही, जैसे आपने ABC लिखा है और उधर PQR ही सीक्वेंस रखना है। ऐसे नहीं कि आपने RPQ या ऐसे रैंडमली कुछ भी रख रहे हो, नहीं। इस चीज़ में ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर आपने AB लिखा है तो आप AB ही लिखेंगे उसको, ऐसे नहीं कि आप BA लिख रहे हो उसको, नो। ये आपको याद रखने की, जो सीक्वेंस है ना वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब जैसे ये आकृति थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, FD जो है वो AB के है, DE वो BC के है और EF है वो CA के सर्वांग सम है, और बिंदु भी बता दिए कि F A के है, D B के है और E C के लिए सर्वांग सम है। तो इसके लिए हम लिखेंगे FDE सर्वांग सम है ABC के। बट हम इसको, मैंने क्या बोला, क्रम आपको नहीं बदलना है, तो आप इसको ऐसे नहीं कि FDE को DEF लिख दो, जो लिखने में सरल होता है। हम कोशिश करते हैं ना कि ABCD के क्रम में जो जैसे D पहले आता है तो DEF लिखते हैं, पर हमको ये चीज़ इसमें नहीं करनी है, हमको FDE ही लिखना है जो ABC के सर्वांग सम है, तो ये लिखना गलत होगा। तो आकृति 4 में त्रिभुज और ABC के बीच संगतता लिखिए, इसमें भी आप लिख सकते हैं। और 5वां तो सर्वांग सम नहीं है, तो हम उसको ABC के सर्वांग सम नहीं बता सकते। अब देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अब टर्म आने वाली है। अतः त्रिभुजों की सर्वांग समता को सांकेतिक रूप में लिखने के लिए उनके शीर्षों की संगतता को सही प्रकार से लिखना आवश्यक है। यही बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि सांकेतिक रूप में लिखने के लिए उनकी संगतता भी सही रूप में लिखनी चाहिए। कि जैसा ये ABC कोई ट्रायंगल है और ये कोई मेरा PQR है, ये मेरा है A B और C और ये P Q और R, तो आप A को P के साथ संगत बता रहे हो, B को Q के साथ और C को R के साथ में, तो आप उसका क्रम चेंज नहीं करोगे। आप ऐसे नहीं कहोगे कि A R के साथ संगत है, नहीं, जो एग्जैक्ट है वो आप एग्जैक्ट ही लिखोगे। और अगर आप A से स्टार्ट करे हो कि A B और C, तो सर्वांग सम होगा। अब A ऊपर था और वापस सबसे ऊपर कौन है, P, तो P स्टार्टिंग में आएगा, P Q और R, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट। आपको क्रम भी चेंज नहीं करना है, आप P R Q नहीं करोगे, आपको P Q R, अगर आपने A B C ऐसे लिखा है तो P Q R भी ऐसे कैसे लिखोगे, इसमें आप क्रम चेंज नहीं करोगे वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, अब ध्यान दीजिए कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग भी बराबर होते हैं और सर्वांग समता त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हमें CPCT लिखते हैं, CPCT। ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ये टर्म यूज लेंगे कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग भी सर्वांग सम और बराबर होंगे। तो इसलिए हम इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CPCT, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, ये वाली टर्म। तो अब जब भी मैं CPCT यूज लूँ क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, इसके लिए मैंने यूज लिया है। अब देखो, इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने बोला कि ये मेरा त्रिभुज ABC और ये PQ और R, ये त्रिभुज ABC और सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। अब सर्वांग समता सिद्ध कैसे करते थे, या तो तीनों भुजाएं बराबर हो या दो कोण बराबर हो, ये अभी हम आगे आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन तो आपने ये बताइए कि मैं तीनों भुजाएं बराबर करी हूँ, तो आप कहोगे AB बराबर है PQ के, AC बराबर है PR के और BC बराबर है QR के, ये आपस में बराबर है। तो आपने कहा मैंने SSS सर्वांग समता प्रूव करी, साइड इक्वल है। तो उस अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल A एंगल P के बराबर है। तो अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो अब पहले तो आपने सर्वांग समता सिद्ध कर दी,
कि तीनों भुजाएं बराबर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अब कोणों की सर्वांग समता भी, कोणों की इक्वलिटी भी आप चेक कर सकते हैं कि कोण ए पी के बराबर होगा। तो उसमें मैं लिखूंगी कि कोण ए पी किसके बराबर इक्वल है। क्यों इक्वल हुआ? बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए मैंने सीपीसीटी रूल लगाया। अब क्लियर हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम में मैं सर्वांग समता प्रूफ करने के बाद में और कोई कोण या कोई भुजा बराबर करूं, देन उसके बाद में मैं ये लिखूंगी बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। ये क्लियर। अब आगे जब मैं लिखूंगी तो आपको कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना कि मैंने सीपीसीटी क्यों लिखा, है ना? यस। चलो अब त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। अब क्राइटेरिया क्या क्या है इसका? पिछली कक्षाओं में आप त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए 4 कसौटियां, क्राइटेरिया या नियम, रूल पढ़ चुके हैं। इसके लिए हमने रूल पढ़े थे ना कि कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल, वो वाले क्राइटेरिया। तो उनमें हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब देखो आकृति 7.5 देखो आप, इसमें ये कोई मेरी शेप है और ये ABC है और DEF है, ये दो कोई मेरे त्रिभुज है। अब एक बात बताओ, ये दोनों सर्वांगसम हैं कि नहीं है? आप देखकर बताओ, लग रहे हैं आपको? नहीं लग रहे ना, क्योंकि देखो इसमें एक ही 90 डिग्री आ रहा है, इसकी 18 है, 3 है, 2.4 है और इसकी सिर्फ 3.4 है और ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये आपस में सर्वांगसम नहीं होते। क्योंकि सर्वांगसमता भी हमने पढ़ा है कि एग्जैक्ट बिल्कुल दो सेम चीजें बिल्कुल ओवरलैप हो जाए और नजर नहीं आए तो वो सर्वांगसमता है। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। अब मैंने 2 त्रिभुज खींचे, उसमें दोनों में एक भुजा 4 सेंटीमीटर रख ली और एक कोण खींच लिया मैंने 50 डिग्री। अब सर्वांगसम है? बताओ। अब भी सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इसके लिए मुझे एक क्राइटेरिया और चाहिए, या तो मुझे एक एंगल पता चल जाए और या फिर मुझे एक भुजा पता चल जाए कि जैसे मुझे एक 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर एक भुजा और पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग मैं सर्वांगसम बोल सकती हूँ। लेकिन ये दोनों क्राइटेरिया अभी तक मेरी सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अभी इनफ नहीं है, मुझे एक और आइडिया, एक और आंकड़ा चाहिए। तो देखिए कि ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम नहीं है। अब कुछ और त्रिभुजों के लिए कुछ और युग्म खींचकर दोहराते हैं हम। देखो, अतः भुजाओं के एक युग्म की समता और भुजाओं के एक युग्म और कोणों के एक युग्म की समता हमें सर्वांगसम त्रिभुज देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए और डेटा चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होगा जब बराबर कोणों की भुजाओं का युग्म अन्य युग्म भी बराबर हो जाए, मतलब एक बराबर कोणों की भुजाओं का अन्य युग्म भी बराबर हो जाए। देखो अब जैसे ये इसमें एग्जांपल देखो, आकृति 7.7 है, ये इसमें मेरा 4 सेंटीमीटर है, ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर है, ये एंगल है 50 डिग्री, ये भी 50 और ये मेरी 2 सेंटीमीटर। तो अब ये त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है बताओ? 2 तो भुजाएं दे दी और उनके बीच का कोण दे दिया। तो अब इस कंडीशन में तीसरी भुजा न भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें 3 क्राइटेरिया आ गए मेरे पास में, 2 तो भुजाएं और एक कोण। तो वो कौन सा क्राइटेरिया था? देखो, भुजा को हम साइड बोलते हैं इंग्लिश में और कोण को एंगल बोलते हैं। तो अब S और A जब भी लिखूं तो आप समझ जाना कि मैंने कौन सा क्राइटेरिया यूज लिया है। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो यानी तीनों भुजाएं बराबर है, तो कौन सा क्राइटेरिया है? S मीन्स साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब देखो, और एक इसके लिए यूज लिया है एंगल के लिए, ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो SAS यानी साइड, एंगल और साइड, यानी 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, यानी S भुजा है, एंगल कोण है और साइड वापस भुजा है। तो इस वाले त्रिभुज में कौन सी सर्वांगसमता है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता के नियम देखो। अब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण के बराबर हो। देखो एक चीज ध्यान से सुनो, 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत का कोण। ऐसे नहीं कि आप ये वाला कोण बना रहे हो, नहीं, 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण,
दो भुजाएं और उसके बीच का कोण। क्लियर हो गया? तो वो सर्वांग सम होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाले त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। अब देखो ये एग्जाम्पल मेरा उदाहरण 1 स्टार्ट करते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर होती जाएगी। तो देखो आकृति 7.8 है। इसमें देखो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो आप देख लिया करो, देन उसके बाद में हमको निकालना क्या है वो हम सेकंड स्टेप में देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी गिवन है ना वो आप एक बार लिख लिया करो पहले क्वेश्चन में कि हाँ दिस इज गिवन। तो AO इक्वल टू OB के, तो AO का है ये, AO बराबर है OB के। सेकंड OD बराबर है OC के, OD और OC ये भी आपस में बराबर है। तो अब हमको दर्शाना है कि AOD, अब देखो किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, AOD ये वाला नीचे वाला त्रिभुज और BOC ये त्रिभुज। अब देखो एक चीज मैं देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ आपको। अब इसमें स्टार्ट कहाँ से किया, A से, AOD। अब देखो A कहाँ है यहाँ पे, A, O और D, फर्स्ट में A आया है। अब दूसरा जो त्रिभुज सर्वांग सम है उसको कहाँ से स्टार्ट किया, B, O और C, स्टार्टिंग कौन है B, तो B, O, C ऐसे स्टार्ट किया है, ऐसे नहीं कि C, O, D। ये भी ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अब आपको आगे इसमें पता चलेगा। तो हमको ये प्रूव करना है कि AOD सर्वांग सम है BOC के, और सेकंड चीज ये प्रूव करनी है कि AD पैरेलल है BC के। अब AD कहाँ है, AD और BC ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम ट्राइंगल लेते हैं AOD ये नीचे वाला और BOC ऊपर वाला, ये दो हमने त्रिभुज लिए। फर्स्ट क्राइटेरिया AO इक्वल टू OB, कैसे लिखा, गिवन दिया है, ये भी आपको रीजन भी मेंशन करते जाना है ब्रैकेट में कि जो जो हमको दिया है और आपने क्यों रीजन क्यों लगाया है वो आपको मेंशन करना है कि गिवन है कि दिया है, मतलब 90 डिग्री है कि कौन सा शीर्षाभिमुख कोण है, जो भी आपने क्राइटेरिया यूज लिया वो आपको ब्रैकेट में मेंशन करना मस्ट है, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो आपने फर्स्ट लिखा है AO इक्वल टू OB, फर्स्ट OD इक्वल टू OC ये भी मेरे को गिवन है। अब देखो इसमें आपने अगर इन दोनों रेखाओं को आप ध्यान से देखो तो ये आपस में एक दूसरे को कट कर रही है ना क्रॉस में, और लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, क्रॉस करती है, तो आमने सामने वाले कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो जिसको मैं AOD लिखूंगी। देखो फिर से बताती हूँ, AOD बात हम एंगल O की कर रहे हैं, लेकिन हमको ये बताना भी जरूरी है कि A स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, AOD एंगल की बात करें, क्योंकि AO पे तो 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन स्पेशली हम किस एंगल को मेंशन कर रहे हैं वो लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने लिखा AOD और एंगल BOC, यानी B यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और BOC इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया BOC ये वाला और ये बीच वाला, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म है, अतः AOD और BOC बराबर होगा। अब यहाँ पे 3 चीजें प्रूव हो गई। सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, ये हमने अभी देखा था लास्ट में। तो इसमें क्या क्या बराबर है, देखो 2 तो भुजाएं बराबर है, यानी 2 हो गई मेरी साइड, और उनके बीच का कोण यानी वो हो गया एंगल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ साइड एंगल साइड, और ये मेरी साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से AOD सर्वांग सम है BOC के। फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड पे चले, यस। अब AD पैरेलल है BC के, तो ये भी हमको प्रूव करना है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों AOD और BOC में अन्य भाग संगत भाग भी बराबर होंगे। अभी हमने नहीं पढ़ा था जिसमें कि अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो दूसरे भाग भी संगत होंगे। तो OAD और BOC बराबर है, परंतु ये रेखाखंड AD और BC के लिए एकांतर कोणों का एक युग्म बनाते हैं। यस, तो AD पैरेलल है BC के। अब देखो इसको देखो, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है तो उसके सारे कोण और सारी भुजाएं भी बराबर होगी। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं Z शेप में, तो हम जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं।
तो वो लाइन समांतर होगी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि या तो देखो कोणों का युग्म बराबर हो तो वो रेखाएं समांतर होगी, या उसका उल्टा वाइस वर्सा। वो रेखाएं समांतर है तो कोणों का युग्म जैसे एकांतर कोण, संगत कोण और एक ही तरफ बने कोणों का जो रेखीय युग्म में होते हैं वो समान होते हैं। तो अब इसमें मेरी एकांतर कोण आ गए, तो अब ये रेखाएं समांतर है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ए बी और सी डी समांतर है। क्लियर हो गए दोनों? समझ में आया ना अच्छे से बच्चों, या वापस बताऊं? वापस बताऊं एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो देखो, इसमें हमको क्या है, सर्वांग समता सिद्ध करनी है। और इसमें गिवन क्या क्या है, देखो दो चीजें दे रखी है कि ए ओ बराबर है, ए ओ और ओ बी बराबर है, और ओ डी और ओ सी बराबर है। ये दो चीजें हमको दे रखी है। अब सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए तीन चीजें पता होनी चाहिए। दो तो हमको पता है, अब तीसरे में हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो हमने ये लगाया कि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो शीर्ष अभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो भाई ये कोण बराबर हो गया ना। अब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यानी कौन सी सर्वांग समता हो गई, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके बचे हुए पार्ट भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, हर कोण और हर भुजा बराबर होगी। तो इस तरह मैं बोल सकती हूँ कि ये एंगल बी और एंगल ए के बराबर होगा, और एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा, ये भी बराबर होगा ना। तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि समांतर भुजाएं, दो समांतर भुजाएं होती है तो उनके संगत कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये एकांतर कोण बन रहा है ना, जो जेड पे बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं, याद आया? और जो एफ पे बनते हैं वो संगत कोण होते हैं। तो ये जेड पे बन रहे हैं ना, बी और ए, तो वो एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण। तो जब ये एकांतर कोण बराबर हैं तो यानी ए डी और सी बी समांतर भुजाएं हैं। हो गया ना प्रूव? ए और बी दोनों प्रूव हो गए ना? हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व? अच्छा लगा ना क्वेश्चन? प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चन की। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। ए बी एक रेखाखंड है। अब देखो ए बी देख लो पहले, ये ए बी है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, और लंब भी है, मतलब जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये होता है यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए। अब ये एल कोई रेखा है, उस पर पी कोई बिंदु है, ठीक है। दर्शाइए कि पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ दूरी पर है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ए पी और पी बी दोनों बराबर हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूफ करने के लिए एक बार हम दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध कर देते हैं, और जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो उसका हर एंगल और हर उसकी भुजा बराबर हो जाएगी। तो अगर जब फिर ये दोनों भी बराबर हो जाएगी तो ये हो जाएगी, तो यानी ये दोनों सम दूरी पर है, यानी समदूरस्थ है, यानी ये दोनों बराबर हैं। करें स्टार्ट। देखो एल लंब है ए बी पर, ये कोई मेरी किरण है, भुजा रेखा है एल, और वो ए बी पर लंब है। तो ए बी के मध्य बिंदु सी से होकर जाती है। ये कोई सी है जो उसका मध्य बिंदु है, यानी ए सी इक्वल टू बी सी है, ये हमको गिवन है। आपको दर्शाना है कि पी ए इक्वल टू पी बी, हमको ये प्रूव करना है कि ये इक्वल टू है इसके, ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए पी सी ए, देखो दो ट्राइंगल लेंगे, एक तो लेंगे पी सी ए ये वाला, और दूसरा लेंगे पी सी बी, ये देखो पी सी बी, ये मैंने दो अलग अलग डिनोट कर दिया, ट्राइंगल से हमको करना है। तो देखो अब आपको स्टार्ट करने से पहले आपको रीजन भी लिखने सारे, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ए सी इक्वल टू बी सी, ये वाला इक्वल है, ये क्यों, रीजन क्या है, ये सी ए बी का मध्य बिंदु है। इसने कहा ना अभी कि ये रेखा जो है एल वो उसको समद्विभाजित कर रही है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, और जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब वो उस रेखा को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी इन दोनों की लंबाई इक्वल है। तो यानी ए सी इक्वल टू बी सी है। सेकंड, हाँ एक चीज और बोली थी इसने कि रेखा एल लंब समद्विभाजक है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, ये तो ये कोण क्या हो गए दोनों 90 डिग्री के। तो एक हिंट हमको और मिल गया, तो पी सी ए ये वाला ये भी 90, और पी सी बी ये भी 90। देखो अब इसका लिखने का तरीका देखो, आप स्टार्ट इसने पी सी ए से किया है, पी सी ए,
और देन सेकंड वाले त्रिभुज में भी PCB, देखो सिस्टम चेंज नहीं किया इसने, सीक्वेंस चेंज नहीं किया है। ऐसे नहीं कि आप PCA लिख के इधर लिख रहे हो BCP, नो, बिल्कुल जो जहां से इस त्रिभुज में स्टार्ट किया है वो का वो पॉइंट सेकंड वाले में भी लेंगे। तो PCA और इधर PCB इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमको दिया है। थर्ड रीजन PC इक्वल टू PC। अब देखो PC, देखो PC दोनों में है कि नहीं है, ये वाली खड़ी लाइन, तो क्योंकि उभयनिष्ठ है। अब बताओ इसमें कौन सा रूल लगा, दो तो हो गई भुजाएं और उनके बीच का कोण, भुजाओं को साइड से दो साइड और एंगल, तो उसको लिखेंगे कैसे, ऐसे नहीं कि SSA लिख रहे हो, नहीं, उसको लिखने का तरीका है दो भुजाएं, यानी दोनों भुजाएं साइड में और उनके बीच का कोण, तो SAS रूल है, सर्वांग समता। तो अब जब ये त्रिभुज आपस में दोनों सर्वांग सम हो गए तो उनकी हर भुजा और हर कोण बराबर होगा, तो मैं कह सकती हूँ कि PA इक्वल टू PB है, होगा ना। तो यस, तो यही तो मुझे प्रूव करना था कि उनकी दूसरी भुजाएं भी समदूरस्थ है। ये P जो है वो A और B बिंदु से समदूरस्थ है, तो हो गए, ये दोनों बराबर हो गई, इसका मतलब समदूरी पे ही तो है, और यही हमको प्रूव करना है। नेक्स्ट, चले आगे, समझ में आ रहा है ना बच्चों, आगे करूँ स्टार्ट, ठीक है। अब देखो ये कोई आकृति 7.10 है। अब इसमें दो त्रिभुजों की हमने रचना करी है, इसमें एक है 4 और 5, दो भुजाएं हैं इसकी 4 और 5 है, और एक कोण है 50 डिग्री। अब देखो आपने दो भुजाएं तो खींच दी, एक 4 और एक 5 इधर, और एक में एंगल 50 इधर बनाया है और दूसरी में एंगल 4 के इस साइड बना है, तो ये आपस में सर्वांग सम है कि नहीं है, आप बताओ। ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि वो सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप भुजा तो इधर ले रहे हो और कोण दूसरी साइड में ले रहे हो, नहीं, वो सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो SAS नियम तो सत्य है, परंतु ASS या SSA नियम नहीं हो सकता। देखो मैंने अभी बताया ना कि एक ही नियम है SAS, यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। आप ऐसे नहीं कि पहले दो भुजाएं और फिर लास्ट वाला कोण ले लो, नहीं, या फिर दो आगे भुजाएं और फिर पीछे कोण आ रहा है, ये भी नहीं। तो इसका सीक्वेंस हमेशा यही होगा SAS। क्लियर, फर्स्ट वाला था SSS जिसमें तीनों भुजाएं थी, सेकंड वाला है SAS, दो भुजाएं और उसके बीच का कोण। क्लियर, यही सीक्वेंस रखना है। आप कभी ऐसे मत लिखना कि ASS या SSA, नो, SAS। अब देखो, अब एक थोड़ी और नई टेक्निक, यह आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपका रिवीजन हो रहा है। तो अब ये देखो, ये मेरे दो कोण दे रखे हैं और उनके बीच की भुजाएं हैं, और ये मेरे दूसरे ही त्रिभुज में दोनों कोण दे रखे हैं और उनके बीच की भुजाएं। अब ये सर्वांग सम है कि नहीं है, आप कहोगे हाँ, एक कोण 60, इसमें भी 60, इसमें 45, इसमें भी 45, और एक भुजा बराबर है, तो आप कहोगे हाँ ये तो मुझे सर्वांग सम लग रहे हैं। पर आप बताओ इसमें रूल कौन सा लगा सर्वांग समता का, तो आप कहोगे इसमें तो दो एंगल है, तो एक एंगल, दो एंगल और उसके बीच की साइड, तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कौन सी है, ये एंगल साइड एंगल, दो एंगल है और उनके बीच की साइड, तो ये वाला रूल होगा एंगल साइड एंगल, और जिसको हिंदी में बोलते हैं कोण भुजा कोण, सर्वांग समता ASA सर्वांग समता होती है। तो अभी तक हमने कितनी सर्वांग समता पढ़ी है, 3। फर्स्ट वाली थी साइड साइड साइड, सेकंड वाली थी साइड एंगल साइड, और ये थर्ड वाली है एंगल साइड एंगल। क्लियर, इसके अब एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपको सारे अभी जो भी प्रमेय पढ़ी है उसके बारे में आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि बच्चों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये वाली चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, अच्छे से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सुनने से इतने अच्छे समझ में नहीं आती है जब तक हम खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर वो चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको कि करने में बहुत मज़ा आएगा। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रमेय 7.1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक और प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन देखेंगे, है ना ये। तो तब तक आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आनी है अच्छे से। क्लियर करोगे ना बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।